अभी तक डायमंड का हम लोगों ने सब कुछ कर लिया है ना। डायमंड के ज्वेलरी पहन लिया हम लोगों ने, उसकी पूरी प्रॉपर्टीज पढ़ लिया, असली नकली सब पता चल गया। चलो अब आते हैं कार्बन के दूसरे एलोट्रॉप्स, इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप्स के बारे में। सीबीएसई ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। सिर्फ सीबीएसई नहीं, जितने भी 10th लेवल पे बोर्ड एग्जामिनेशन है फुल है ना, जो आपका ग्रेफाइट और फुलेरीन वाला जो पार्ट है, जो क्रिस्टलाइन अमोर्फस हैं, ठीक है, जो क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो चलो इसका भी पोस्टमार्टम करते हैं। ग्रेफाइट की बात करें, ठीक है बेटा, तो सॉफ्ट है, ठीक है, और इजिली कट जाता है ना, यू कैन स्लाइस बाय यूजिंग सिंपल नाइफ, ठीक है। अभी देखो पेंसिल के लीड में जो है, ठीक है, जो पेंसिल का जो लीड होता है वो क्या है, ग्रेफाइट का बना हुआ है। बात सभी को समझ में आ रही है, होप से आप भी समझ रहे होंगे। चलो फिलहाल हम लोग इसकी ज्योमेट्री की बात करते हैं। पहले हम ग्रेफाइट को पूरा इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर सारी चीजें बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री में क्या आ जाएगा बेटा, लेट्स सी, चलो फिर ठीक है, हम फ्री हैंड डायग्राम ही बनाते हैं, एफएसडी बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से हमने ले लिया एक लाइन और हम पहले बनाएंगे इसका एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ठीक है, क्योंकि ग्रेफाइट किस टाइप का था, ये हेक्सागोन होते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। चलो बात क्लियर आई समझ में? यस सर क्लियर है। थोड़ा मैं इसे थोड़ा कुछ ऐसा कर देता हूँ, क्लियर समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। अब देखो, अब इसे मैं थोड़ा रीअरेंज कर दे रहा हूँ, एक यहाँ पे कर दे रहे हैं और कहीं पे, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो ग्रेफाइट आपका कैसा है, ग्रेफाइट जो है आपका एक हेक्सागोन ज्योमेट्री में होता है। चलो ठीक है, इसे हम ही कंप्लीट कर लेते हैं, कुछ ऐसा। बोलो क्लियर है? यस सर। इजी है ना बेटा? मैं यहाँ पे 3 हेक्सागोन बना रहा हूँ, आपको जितना बनाना उतना बनाइए, है ना, बस समझने के लिए जरूरी है। ग्रेफाइट का ये एक लेयर है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट होगा। अगर एक ही शीट देखा जाए ऊपर वाले तो ऐसे इनफाइनाइट होगा, ठीक है। तो इसे हम थोड़ा दिखा रहा हूँ। चलो ये जो है कुछ ऐसा इस ज्योमेट्री को दिखा रहा है, अभी समझ में आएगा आपको चल क्या रहा है, ठीक है। अब जरा देखो ग्रेफाइट जो है ना, बड़ा समझो, अगर इसके आप क्लियर कलर की बात करें तो कैसा जाएगा बेटा इसका कलर, है ना, ये ग्रेइश ब्लैक होता है। कैसा है कलर? ग्रेइश ब्लैक, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेइश ब्लैक है ना, और ओपेक भी है, क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करें, ओपेक, हैविंग मेटालिक लस्टर, इसमें है ना मेटालिक लस्टर। बेटा अगर आप अभी पेंसिल है ना, पेंसिल की जो लीड आप उसको जस्ट शार्प करके देखेंगे तो इस पर जो लस्टरिंग होगा कुछ मेटालिक फिनिशिंग आएगा, क्लियर, मेटालिक लस्टर्स आते हैं उसके, ठीक है। और कलर को देखो तो ग्रेइश है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लेयर अगर एक दूसरे के बहुत करीब रहा तो ब्लैकिश अपीयर भी होगा, ठीक है। क्वेश्चन की सर ये हमने एक बनाया, मतलब यहाँ पे कैसे कार्बन अटैच है वो, इस चीज़ को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। पहले आप इसके स्ट्रक्चर को समझ लीजिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फिलहाल हम यहाँ पे इसे सेपरेट कर ले रहे हैं क्योंकि हम आपको यहाँ पे कुछ डिटेल बताने वाले हैं। आप यहाँ पे देखिए बेटा, एक कार्बन है इस जगह पे, कौन है? एक कार्बन कितने कार्बन से अटैच है सर? 3 कार्बन से अटैच है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि तुमसे इसमें 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे। डायमंड में एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच होता था, यहां पर क्या हो रहा है, एक कार्बन, कोई सा भी एक कार्बन देखो वो 3 कार्बन से अटैच है ना, कोई भी एक कार्बन यहाँ पे क्या है, वो 3 अलग अलग कार्बन से अटैच है, क्लियर। तो अभी मैंने आपको अभी तक के सेशन में क्या पढ़ा है कि कार्बन टेट्रावेलेंट है, कार्बन को 4-4 बॉन्ड चाहिए होता है स्टेबिलिटी के लिए, है ना, शेयरिंग बॉन्ड 4-4 चाहिए होते हैं। यहाँ पे जो सेंट्रल वाला जो कार्बन है वो 3 नेबर कार्बन से अटैच है, मतलब अभी भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन कौन से हैं बेटा? मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, मतलब मूव कर सकते हैं अपने ही ज्योमेट्री में, इधर से उधर मूव कर सकते हैं। यही चीज डायमंड में नहीं है। डायमंड में एक कार्बन 4 नेबर कार्बन से है, मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो थे वो बॉन्ड फॉर्मेशन में बिजी हैं। यहां पर एक कार्बन के 3 तो है बॉन्ड फॉर्मेशन में, मतलब आप उसे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, और एक जो है वो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, वो फ्री रहेगा, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है वो।
इधर उधर भटक रहा है। इधर उधर भटकने वाला इलेक्ट्रॉन मेटल में होता है। क्यों? क्योंकि मेटल इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर, ये मेटालिक प्रॉपर्टीज है। तो यहां पर जब ये आ गया कि यहां पर भी ये भटक रहा है मेटल की जैसा, इसका मतलब इसके अंदर भी एक मेटालिक प्रॉपर्टीज आ जाएगा। मैं आपको बता दूं, डायमंड बहुत बहुत अच्छा इंसुलेटर है। क्यों? फिर इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, बात समझ में क्या? बट ग्रेफाइट में इसकी ज्योमेट्री में देखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर बनाता है, और यही प्रॉपर्टीज ड्राई सेल्स में हम यूज कर रहे हैं एज एन इलेक्ट्रोड, वो हम देखेंगे यूजेस में। क्लियर? तो ग्रेफाइट बहुत ज्यादा यूज होता है। बात समझ में आया क्या? न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट में भी अलग अलग हम इसको देखते जाएंगे। बात समझ में आई? तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अब आते हैं कि सर अगर मैं इसको स्लाइस करूं तो कैसा दिखेगा। मैंने आपको बताया ये कैसा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। ये अगर आप इसको टच करोगे तो सॉफ्ट, आप जरा सोचो, है ना, ये कैसा है? सॉफ्ट एंड स्लिपरी इन टच है। कैसा बेटा? सॉफ्ट एंड स्लिपरी इन टच। ये अनदर प्रॉपर्टीज हो गया जो कि डायमंड से बिल्कुल इसे अलग करता है, जो कि डायमंड, है ना, स्लिपरी इन टच है ना, काफी सॉफ्ट है। ये सॉफ्ट, अभी मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। जब आप पेंसिल लेके किसी भी पेज पे ऐसे मार्क करते हैं ना, एक लाइन ही मार्क किया, तो एक्चुअल में ग्रेफाइट की वो लेयर है जो ऐसे आ रहे होते हैं। हर एक पार्ट जो है वो लेयर है। हम एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? हम एक माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात कर रहे हैं। सर ये आपने क्या बना दिया? मैं बता रहा हूं ऐसे ही इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लेयर्स, है ना, ग्रेफाइट का जो है एक क्रिस्टल्स बनाएगा। सर हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? देखो बेटा, ग्रेफाइट जो है ऐसे अगर मैं स्लाइस करूं तो ग्रेफाइट के अगर एक लेयर को देखा जाए तो एक लेयर जो है दूसरे लेयर से वो कुछ ऐसे होते हैं, मतलब इस तरह से लेयर्ड फॉर्म में होते हैं। अगर आप अच्छे से इसे देख पाओ तो ये कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूं। तो बड़ा इजी है, आपको बस क्या करना है बेटा, एक एक चीज समझना, मैं जैसे समझा रहा हूं, ठीक है। आप इसके नीचे कई बहुत सारे लेयर्स बना सकते हो, आप इसके नीचे बहुत सारा लेयर्स बना सकते हो, कोई लिमिटेशंस नहीं है, बस समझना इंपॉर्टेंट है। क्लियर? समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको समझ लेंगे, आपके लिए चीजें इजी हो जाएंगी। क्लियर? ये देखो, ये सबसे आउटमोस्ट जो टिप है वो आपका वो इस जगह पे आ जाएगा, एंड दिस वन इज हियर। बोलो, बात क्लियर है? यस सर, समझ में आ गया। क्या लग रहा है? अब शायद आपको वो फीलिंग्स आ रहा होगा कि हाउ दे आर अरेंज्ड इन लेयर फॉर्म, हाउ दे आर अरेंज्ड इन लेयर्ड फॉर्म। अब आपको फीलिंग्स आ रहा होगा थोड़ा सा देखने में, है ना, ऐसा आपको लग रहा होगा कि ये सभी एक लेयर्ड फॉर्म है। चूंकि ये फीलिंग्स आ जाए इस वजह से हमने इसके बीच में इतना गैप रखा है। अदरवाइज अगर आप बहुत इतना डिटेल में तो जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊं, एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच में ये जो गैप होता है, ये समझ के लो, तो ये आपको नहीं बहुत तो अराउंड 340 पिकोमीटर गैप होता है बेटा। 340 पिकोमीटर गैप होता है। पिकोमीटर, वेयर 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू बेटा 10 टू द पावर -12 मीटर, समझो। और यहां पे एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में गैप कितना होता है? 141.2 पिकोमीटर। सर क्या ये बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ आप थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो, बस आपको फील आना चाहिए कि दोनों के बीच में एक लेयर है, गैप है, यहीं से आप स्लाइस कर सकते हो, यहीं से आप इसको कट कर सकते हो। आपका जो शार्पनर इतने इजीली, इतना करेक्टली शार्प कर रहा है, एकदम लेयर्ड बना रहा है ना, ड्यू टू दिस डिफरेंस ओनली। ठीक है? अरे बहुत कम है, पिकोमीटर 10 टू -12 होता है, बहुत कम है, लेकिन है, जीरो नहीं है। बात समझिए, क्लियर आ रहा है समझ में? बहुत कम है लेकिन है। तो इससे क्या पता है? तो सर इसके स्ट्रक्चर की जो मतलब इसकी ज्योमेट्री का क्या नाम हो जाएगा? अब जाहिर सी बात आपको कैसा दिख रहा है? हेक्सागोनल। तो ये बड़ा एक क्वेश्चन हो जाएगा। डायमंड कैसा था बेटा? 3D ज्योमेट्री बताया, क्या बताया? है ना, वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है। ये कैसा बेटा? हेक्सागोनल। हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर है इसके, हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर। बोलो, बात समझ में आई? क्लियर हो रहा है?
सारी चीजें क्लियर हो रही है? यस सर, एक एक चीज क्लियर। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ जाता है बेटा सीबीएसई में कि डायमंड भी कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, ग्रेफाइट भी कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, फिर दोनों में प्रॉपर्टीज में इतना बड़ा गैप क्यों? इतना सॉफ्ट है, दूसरा इतना हार्ड है। एक इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा इंसुलेटर है, एक अच्छा कंडक्टर हो रहा है। ह्यूज डिफरेंस है, बट दोनों के पिता सेम है, कार्बन। दोनों के पिता क्या है? सेम है। बात क्लियर है? यस सर, यहां तक समझ में आ गया बेटा? चलो आगे चलते हैं, है ना। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज में छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजेस ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो उसी बेसिस पे करेंगे। जैसे हम लोगों ने डायमंड में एक प्रॉपर्टीज पढ़ा था कि डायमंड नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंसेस है, उस हिसाब से हार्डनेबिलिटी के बेसिस पे हम डायमंड की यूजेस पढ़ लिए, इजी हो गया। इसी तरह ग्रेफाइट के हम प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे और उसी प्रॉपर्टीज को एप्लीकेशन में देख लेंगे। भाई उसके कैरेक्टर के हिसाब से आप उसके यूज करोगे ना, बस उसका फिजिकल कैरेक्टर क्या है उसको जानना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले कैसा दिखता है? अपीयरेंस। कैसा दिखता है बेटा? हम पहले बात करेंगे अपीयरेंस की। डायमंड का अपीयरेंस कैसा था? कलरलेस था भाई। HPHT पढ़ा है तो अपीयरेंस। अब यहां पे बहुत चीजें समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अपीयरेंस कैसा है? अभी बताया सर, अभी आपने बताया ग्रेइश होता है। कैसा होता है बेटा? ग्रेइश ब्लैक। समझ में आया क्या? ग्रेइश ब्लैक होता है। अच्छा, ओपेक होता है, ओपेक, ठीक है। एंड ऑन स्लाइस्ड, ठीक है, इट एक्सपोज लाइक ए मेटालिक लशर। इसमें मेटालिक लशर्स होते हैं। बोलो बात समझ में आया? यस सर, बात समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है। दूसरा, टच करो, सॉफ्ट है एंड स्लिपरी इन टच होगा। फील कर लो, क्योंकि ये चीजें के लिए तुमको किसी लैब में जाने की जरूरत नहीं है, मार्केट से कुछ लाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास खुद है। डेली खरीदे हो 10 रुपए के पेंसिल। बात समझ में आ रहा है क्या? तो क्या है बेटा? ये सॉफ्ट है, सॉफ्ट एंड स्लिपरी इन टच। बोलो बात समझ में आई? यस सर, सॉफ्ट एंड स्लिपरी इन टच। डायमंड की डेंसिटी बताया था आपको 3.51 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका भी डेंसिटी ले लो बेटा। डेंसिटी ऑफ उसके इतना तो नहीं है, क्योंकि भाई वो नेचुरल हार्डेस्ट है। इसकी भी डेंसिटी है, बट डेंसिटी इसकी बेटा नियर अबाउट 2.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, CC, क्यूबिक सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा, चूंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो क्या है बेटा? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर। डायमंड हीट का अच्छा कंडक्टर हो सकता था एक सर्टेन टेम्परेचर पे, एक कंडीशन पे। बात समझ में आया क्या? ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात इसकी बहुत अच्छी बात है, ये चीजें याद रखना, जितनी प्रॉपर्टी से इसका यूज होगा, यूजेस में हम लोग समझेंगे। ये हाई टेम्परेचर, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर है, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर जो है नियर अबाउट डायमंड ही है। मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर बहुत हाई टेम्परेचर पे भी, है ना, ये सरवाइव कर सकता है। ऑलमोस्ट बेटा, ऑलमोस्ट 3700 डिग्री सेल्सियस। डायमंड 4000 पे पढ़ा है आपको, डायमंड 4000 पे बताया। सभी को क्लियर है? समझ में आ रहा है बेटा? बहुत समझो। अच्छा, ऑलमोस्ट जितने भी टाइप के सॉल्वेंट है, सब में इंसॉल्युबल है। ठीक है, insoluble in all the solvent। यस सर, है ना। मैं यहां पे ऑलमोस्ट लिख देता हूं, क्योंकि शुरू में ऐड नहीं किया। बात समझ में आया क्या? ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बेटा, वरना इसका ही पोस्टमार्टम हो सकता है, बट ठीक है, कंट्रोल। बात समझ में आ रही है? यस सर, क्लियर है ना सब? ठीक है, अच्छी बात है, क्लियर। अब इन सब जहां तक होप सो, है ना भाई? नोट कर रहे हो ना? बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है यार, प्लीज नोट क्या करो। नेक्स्ट सर, यूजेस में तुम्हें पूरा मैं बता देने वाला हूं इसे, लेकिन अच्छे से समझ लो तो तुम्हारा इधर ही रेडी हो जाएगा। तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा? इधर ही। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ जाएगा, क्यों आप
ग्रेफाइट का, क्यों आप ग्रेफाइट का पेंसिल लीड में यूज करते हो? वाई? बिकॉज इट लीव्स अ मार्क ऑन द पेज। अगर ये मार्क नहीं देगा तो हम लोग उसको राइटिंग के लिए क्यों यूज करेंगे, और अबंडेंट है तो हम लोग यूज करते हैं उसको। ठीक है, पेंसिल लीड में सबसे ज्यादा वाइडली और कॉमनली यूज क्या बेटा? पेंसिल लीड में यूज किया जाता है। बोलो बात समझ। दूसरा, अभी मैंने आपको बताया कि बेटा क्या बताया? अभी मैंने आपको बताया कि ग्रेफाइट एक अच्छा कंडक्टर है, इस वजह से, जल्दी बोलो, इस वजह से ड्राई सेल में जो इलेक्ट्रोड होते हैं, जो इलेक्ट्रोड होते हैं बीच वाला, समझ में आया क्या? ये जो है ना, ये जो ब्लैक रॉड है, क्या है सर? ये इलेक्ट्रोड बोलते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं, है ना? जो आपका इलेक्ट्रोड है वो ग्रेफाइट का ही तो बना होता है। इन ड्राई सेल यूज्ड एज अ इलेक्ट्रोड यूज होता है। क्यों? कंडक्टर है भाई, कंडक्टर है। क्या बेटा? कंडक्टर, समझ के लो। ठीक है, अच्छा सर ये क्या क्या आपने ग्रेफाइट और डायमंड? बेटा जब तुम डायमंड वाले, अभी पहले वाला देखो लेक्चर, उसमें क्या है, अभी थोड़ी देर पहले वाले में देखो, जब मैं डायमंड को पढ़ा रहा था मैंने क्या बोला था? डायमंड जो है, आर्टिफिशियल डायमंड कहां से ऑब्टेन करते? ग्रेफाइट से, है ना? आर्टिफिशियल डायमंड बनाने में इसका यूज होता है। आर्टिफिशियल डायमंड बनाने में ग्रेफाइट का यूज होगा। बोलो बात समझ में आई? यस सर, याद है ना? हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर। दूसरा, नाउ समझ में आ रहा है बेटा? 3 हो गया, है ना? अच्छा सर ये 4th, बेटा इसका यूज हम जो करते हैं एज ए लुब्रिकेंट, क्योंकि स्लिपरी इन टच है। क्या करते हैं बेटा? लुब्रिकेंट, समझ रहे हो बेटा? साइकिल की चेन में जो डालते हैं या शटर वगैरह में जो डालते हैं, लुब्रिकेंट इसका यूज किया जाता है। लेकिन क्वेश्चन है कि सर लुब्रिकेंट में तो हम दूसरे ऑयल और ग्रीस वगैरह भी यूज करते हैं, इसको लुब्रिकेंट में क्यों यूज करें? मैं आपको बता देता हूं, ये यूजुअली एज अ लुब्रिकेंट उन जगह पर यूज होता है जो हाई टेम्परेचर पे वर्किंग मशीनरीज है, मशीन वगैरह में जो हाई टेम्परेचर। क्यों भाई साहब का बेयरिंग टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। कहा लिखा था मैंने? इसका मेल्टिंग पॉइंट है, देखो इसका भाई साहब का बेयरिंग टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, 37 डिग्री सेल्सियस, 3700 डिग्री सेल्सियस तक बर्दाश्त कर सकता है। तो हाई टेम्परेचर मशीनरी पे एज ए लुब्रिकेंट वहां पे काम होता है। बात समझ में आया क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि दूसरे जो है वो तो कुछ ही टेम्परेचर पे मेल्ट होकर अलग हो जाएंगे, तो इसकी लाइफ ज्यादा है, वर्केबल लाइफ इसकी ज्यादा कहां पर है? जो हाई टेम्परेचर बेस्ड मशीन है, जो ज्यादा टेम्परेचर पे काम करती है। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में भी इसका वही काम है। न्यूक्लियर रिएक्टर में ग्रेफाइट का यूज होता है बेटा एज अ मॉडरेटर। सर मॉडरेटर क्या होता है? मैं तुम्हें इन शॉर्ट में बता दूं, मॉडरेटर क्या करता है? इट स्लो डाउन द स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन। मॉडरेटर का क्या काम होता है? स्लोइंग डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट बोल दिया मैंने। अगर न्यूट्रॉन की स्पीड स्लो डाउन नहीं हुआ, समझ रहे हो? जो न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट है ना, अगर नहीं हुआ ना बेटा, तो एक नॉन कंटिन्यूअस अनकंट्रोलेबल रिएक्शन होने, मतलब फिजन रिएक्शन होने लगेगा। तो न्यूट्रॉन की स्पीड कम होनी चाहिए। वो यूरेनियम में जो बॉम्बार्डमेंट करते हैं, हर एक फिजन में 3-3 न्यूट्रॉन बनता है, अलॉन्ग विद बेरियम एंड क्रिप्टन एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी। तो वहां पे डिटेल में बात आप याद रखो इसको एज अ न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट में। किधर बेटा? फिर से बोलो, NRPP, न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट में एज अ मॉडरेटर यूज किया जाता है। मॉडरेटर का मतलब सर स्लोइंग डाउन द स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन। बात समझ में आया क्या? न्यूट्रॉन, हाँ अब जरूरी नहीं कि सर सिर्फ न्यूट्रॉन यूज किया जाता है। अब तो बहुत सारा ऐसा न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसमें कुछ हेवी वाटर भी यूज किए जाते हैं, जैसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड। हेवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ये तुम्हारे एक स्पेशल अलग से जानकारी के लिए बता दूं, हालांकि ये ग्रेफाइट से नहीं, लेकिन मॉडरेटर की तरह ये भी यूज किया था, पानी भी यूज करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यस सर। दूसरा सर ये क्या है? अब ये लास्ट यूजेस बता रहा हूं, है ना, लास्ट यूजेस। ठीक है, इतना याद रख लो, ये बहुत है यार, इतना याद रख लो, ये बहुत है। लास्ट बता दे रहा बेटा, समझ के लेना। ठीक है, टेंशन मत लो, जब तक मैं टेंशन नहीं लेना। ये क्या बेटा? ये है आपको, मतलब कुछ मेटल के एक्सट्रैक्शन में यूज होता है, मतलब ये मेटलर्जी प्रोसेस में यूज होता है। सर
ये तो आपने कहाँ पढ़ाया था सर? इसमें मेटल्स और नॉन मेटल चैप्टर में पढ़ाया, मेटलर्जी प्रोसेस याद है? वहां पे कुछ मेटल के ऑक्साइड होते थे, वहां पे आप ग्रेफाइट यूज करोगे तो क्या मिल जाएगा? मेटलर्जी प्रोसेस में वहां पे यूज किया। सर बता दो ना एक दो बार। बेटा याद होगा वहां पे आयरन के ऑक्साइड मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में यूज हो जाता था। कैसे यूज होता था बेटा? मेटलर्जी प्रोसेस में एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में। सर कौन कौन सा? जैसे 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 ऑक्साइड से देख लो किसके बनता है? आयरन के देख लो बेटा, जिंक के देख लो, एक्सेट्रा। जैसे एक दो बता देता हूं, थोड़ा आपको याद आ जाएगा वो, है ना? तो एक लिंक मिल जाएगा। क्या लिंक मिलेगा? कि जो आयरन के ऑक्साइड्स होते हैं उसको आप ग्रेफाइट में क्या है? कार्बन से अगर आप रिएक्शन करवा दो तो क्या बनेगा? अरे आपको आयरन मिल जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन भागकर इसके पास आ चुका होगा और ये बना चुका होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। बैलेंस करने के लिए हम 3 ले लेते हैं और ये हो गया आपका 3 कार्बन मोनोऑक्साइड। बताओ मेटल एक्सट्रैक्ट हुआ कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सर जिंक भी सुनोगे बेटा, एम्फोट्रिक ऑक्साइड। लो एसिड बेस सब यूज हो रहा है भाई, समझ में आया क्या? जिंक ऑक्साइड, इसको भी आप कार्बन से रिएक्शन करवा दो बेटा। देखो आपको अलग से क्या मिलेगा? सर हमें जिंक मिल जाएगा और भागता हुआ ऑक्सीजन किससे मिलेगा? सर कार्बन मोनोऑक्साइड। बताओ आपको मेटल मिल रहा है कि नहीं? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। बात समझ में आई? समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? मजा आ रहा है? चलो खुद ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ रहा है बेटा। नेक्स्ट अब हम देखो, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं जब साइड होता हूं थोड़ा रोको, नोट करो, प्रॉपर नोट से बनाओ, ठीक है? मैं बार बार कहता हूं बेटा। चलो ठीक है, नेक्स्ट अब हम आएंगे फुलेरिन की बात करेंगे। फुलेरिन, हाँ कैसे भूल सकते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, समझ के लो। अब हम एक ऐसे फुटबॉल से मिलेंगे, है ना, जो कि कार्बन का बना है। मतलब फुलेरिन क्या है? फुलेरिन मीट द है ना फुटबॉल और सॉकर बॉल मेड अप ऑफ कार्बन। आप फंडामेंटली और कंसेप्चुअली बात करें तो क्या फुलेरिन सिर्फ C60 होता है? ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज बेटा अच्छे से समझ के लो। समझ में आ रहा है सभी को क्लियर है? ठीक है, कहानी ये है अराउंड 1985, ठीक है 1985। 3 बंदा था भाई। कौन था बेटा? 3 बंदा था। एक का नाम था क्या? क्रोटो, दूसरे का नाम क्या था? कर्ल, हाँ क्रोटो, कर्ल और एंड स्मेली। स्मेल है। इन तीनों ने मिलकर अलग अलग फुलेरिन डिस्कवर किया। बात समझ में आया क्या? 1985 भाई। इन तीनों को नोबेल प्राइज भी मिला था। कब मिला था? 1996 में मिला था। यहाँ पे कुछ करेक्शन हो सकता है, बट ऑलमोस्ट मेरे को जहां तक याद है बेटा 1996 में इसे क्या मिला? सभी को समझ में आ रहा? 1996 में इसे क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला, ठीक है, नोबेल प्राइज, ठीक है, क्रोटोकॉल। इन लोगों ने कार्बन के एक 3rd एलोट्रोप्स को डिस्कवर किया, ठीक है। वो फुलेरिन नहीं था, वो और भी थे, जैसे C60 था, C70 थे। बेटा चीजों को समझ के लो। C60 था, C70 थे, C74, C102, C78, 74, C78 एग्जैक्टा चलता गया भाई, मोर देन 700 कार्बन तक आता है। बट उसमें से आपके सिलेबस में और सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला C60 है, सबसे ज्यादा, है ना। और इन सब में देखो तो सबसे ज्यादा स्टेबल भी यही है। इसकी स्टेबिलिटी का राज बकमिस्टर फुलर ने बताया था। किसने बताया था बेटा? बकमिस्टर फुलर ने। तो ये क्या है बेटा? है तो ये सब के सब फुलेरिन है, लेकिन ये क्या है? मोस्ट स्टेबल एंड वाइडली स्टडीड फुलेरिन। अब तक का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला फुलेरिन, है ना, जो है वो C60। C60 का मतलब क्या हो गया बेटा? जाहिर सी बात है, एक ऐसा, इसी की बात कर रहा हूं, फुटबॉल, है ना, इसी की बात करें,
है ना, 60 वर्टाइसेस हो जाएंगे। हर एक वर्टाइसेस पे कौन होगा सर, कार्बन होंगे। हर एक वर्टाइसेस पे कौन होगा, कार्बन। ये आपको दिख रहा है ज्योमेट्री, ठीक है। अब एक चीज अच्छे से समझो, इस 60 की ज्योमेट्री में जो तुम्हें नोट करना है, जो तुम्हें समझना है वो समझो। क्या समझना है सर, देखो बेटा, ये 60 जो है कार्बन जो है, ये दो टाइप की है ना, यहाँ पे पॉलीगॉन स्ट्रक्चर बना रहे हैं। एक तो है बेटा आपका पेंटागन, ये आपको दिख रहा है, होल्ड ऑन, ठीक है, ये आपका पेंटागन मतलब 5 कार्बन है ना, क्या बेटा 5। और जो है, अच्छा सर कितने पेंटागन है, ऐसे ऐसे देखोगे कितने पेंटागन है, टोटल जो अभी तक पेंटागन है इसमें C60 में 12 है, ठीक है। अच्छा, और इसमें हेक्सागन भी है बेटा, 1 2 3 4 5 और 6 हेक्सागन। सर कितने हेक्सागन है बेटा, 20 हेक्सागन है। मतलब 20 हेक्सागन 12 पेंटागन के इस तरह से म्यूचुअल इंटरेक्शन से ये पूरा एक बॉल बन गया, फुटबॉल। बात समझ में आया क्या? अब ये ज्योमेट्री इतना ज्यादा स्टेबल है, इसकी स्टेबिलिटी का राज किसने बताया, बकमिस्टर। पहली बार याद रखना, बकमिस्टर ने डिस्कवर नहीं किया, बट बकमिस्टर ने इसका स्टेबल अरेंजमेंट ऑफ द कार्बन बताया, जो कि फुटबॉल लाइक अभी हम लोग पढ़ने वाले। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये सबसे पहले ऐसा स्टेबल पॉसिबल स्ट्रक्चर किसने रिवील किया, बकमिस्टर फुलर ने। बकमिस्टर फुलर, बकमिस्टर फुलर। यही वजह है कि C60 को बकी बॉल भी कहते हैं, बकी बॉल भी कहते हैं। बोलो बात समझ में आई? यस सर, क्लियर है ना बेटा, समझ में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बकी बॉल भी कहते हैं। यहां तक क्लियर है, मजा आ रहा है, चलो ठीक है। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज की, क्लियर है ना, चलो प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। देखो प्रॉपर्टीज जाहिर सी बात है, ये भी आपका इसमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है, डिपेंड करेगा, वेरी कर रहा है किस तरह से, सभी को समझ में आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट कि आप फ्लोरीन को बना सकते हो सबसे पहले, एंड इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग ग्रेफाइट। ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। ग्रेफाइट को हाई टेम्परेचर में, है ना, ग्रेफाइट को हाई टेम्परेचर मतलब हीट करो इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैस। इन द प्रेजेंट ऑफ, इनर्ट का मतलब बोलो बच्चा, सर इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव गैस। इनर्ट का मतलब बेटा नॉन रिएक्टिव गैस। सर जैसे जैसे बेटा हीलियम ले लो, नॉन रिएक्टिव गैस, नियॉन ले लो, एक्सेट्रा। इनके प्रेजेंस में आप ग्रेफाइट को हीट करो, है ना, मिलेगा क्या, जादू, फुलेरिन मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, फुलेरिन मिलेगा। तो आप इसको सिंथेटिकली ऑब्टेन कर सकते हैं, आप इसे सिंथेटिकली ऑब्टेन कर सकते हैं, क्लियर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, डिपेंडिंग ऑन द अरेंजमेंट, हम ये नहीं कह सकते कि ये एकदम सॉलिड है या सेमी सॉलिड है, ठीक है, या सॉफ्ट है, ठीक है, बट यूजुअली ये अगर आप इनके, तो ये आप बात करोगे ये सेमी सॉलिड ज्योमेट्री हो सकते हैं, और डिपेंड करेगा अरेंजमेंट पे भी। ये चीज़ें बहुत अच्छे, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज समझो, क्लियर। बाकी आप कलर वलर पे जाओगे, टेक्सचर वगैरह पे जाओगे, तो डिपेंड करेगा कि इनके अरेंजमेंट्स ऑफ द कार्बन जो है इनके क्रिस्टल्स में है वो कैसे हैं, बट है ये क्रिस्टलाइन अमोर्फस से। चलो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। और चलो यूजेस पे आते बेटा। यूजेस देखो, सॉफ्ट तो है मोस्ट ऑफ, आप इसमें सॉफ्ट, तो ये याद रखना, है ना, सबसे ज्यादा इसका भी यूज किस में क्या आता है बेटा, इसका भी यूज आप लुब्रिकेंट में कर सकते हो, और होता भी है, लुब्रिकेंट में इसका यूज होता है, ठीक है, लेकिन वाइडली नहीं, बट हाँ होता है। दूसरा, अगर आपने प्योर फॉर्म ले लिया, है ना, अगर आपने, सभी को क्लियर है बेटा, ठीक है, अगर आपने प्योर फॉर्म ले लिया, तो प्योर फॉर्म जो होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर। लेकिन एक सर्टेन कंडीशन में ये एक अच्छा कंडक्टर भी है, मतलब दे यूज एज ए कंडक्टर एज वेल एज सेमी कंडक्टर, एज वेल एज सेमी कंडक्टर की तरह भी यूज होता है। थोड़ा ध्यान में रखो, तब समझ में आएगी बातें। बात समझ में आई क्या बेटा, कंडक्टर और सेमी कंडक्टर। अब
अब चूंकि सभी फ्लोरीन नहीं, मैं C60 की बात कर रहा हूँ। C60 का अब तो कुछ मेडिकल है ना, जो फैटल कुछ डिजीज है उसमें भी, उसके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। C60 बेटा इसको यूज करते हैं बेटा एड्स के ट्रीटमेंट में। किसमें बेटा? एड्स के ट्रीटमेंट में। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ के लो। एड्स के ट्रीटमेंट में, और इसका ट्रीटमेंट और कैंसर के भी ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। बोलो बात समझ में आए? यस सर, क्लियर है। होप सो आपको एलोट्रॉप्स क्या होता है, एलोट्रॉपी क्या है, कार्बन के दो अलग अलग एलोट्रॉप्स, क्रिस्टलाइन, अमॉर्फस का आइडिया आ गया होगा। उसके बाद इतना ही नहीं, हमारी कोर सिलेबस में क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन, डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन क्लियर हो गया होगा। समझ में आ रहा है क्या? सभी चीज क्लियर है? मजा आ रहा है? चलो अभी तक जितना पढ़ा है उसका क्विक असेसमेंट करते हैं, इसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर। बट नेक्स्ट लेक्चर जो है इसका, वो अब आपको क्यू कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन पे मिलेगा। यहां तक है ना आपको, ये तो आप मुझे यहाँ पे देख पा रहे हो यूट्यूब पे, बट इसके जो नेक्स्ट लेक्चर हैं, इसके जो सब्सिक्वेंट लेक्चर, अगर आप पूरा ही चाहते हो कि चैप्टर पे पूरा ही लेक्चर आपको प्रॉपर्ली वॉच करना, तो आपको फिर थोड़े से एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, है ना। प्ले स्टोर पे जाओ, एप्लीकेशन डाउनलोड करो क्यू कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट, ठीक है, और फिर वहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। इसके नीचे आपको मेरे पढ़ाए गए नोट्स भी मिल जाएंगे। चलो ठीक है, वेल इट्स असेसमेंट टाइम। चलो जो पढ़ा उसका पोस्टमार्टम देखो। एलोट्रॉप्सी इज द प्रॉपर्टी, क्या बेटा? एलोट्रॉप्सी इज द प्रॉपर्टी बाय विच एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन, ठीक है, क्या है जल्दी बता दो, है ना। क्या है? डिफरेंट फिजिकल स्टेट? नहीं सर। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्म इन डिफरेंट स्टेट? बिल्कुल नहीं। डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म इन सेम इन फिजिकल? नो। अब समझो, एलोट्रॉपी मैंने आपको बताया था, ये एक फेनोमेना है जिसमें एलिमेंट एग्जिस्ट करता है डिफरेंट। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। फिजिकल स्टेट मैंने बताया था कि फिजिकल स्टेट में सिर्फ एक चीज आपको देखना पड़ेगी, कार्बन के अरेंजमेंट्स। बात समझ में आया क्या? थोड़ा इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या लिखा है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्म इन डिफरेंट स्टेट, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्म सेम है, तो यहाँ पे क्या? डिफरेंट, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्म इन डिफरेंट स्टेट और डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म इन सेम फिजिकल स्टेट। डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म इन सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया बेटा? आप देख लो ना, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना रहा है, हेक्सागोनल ज्योमेट्री बना रहे हैं। बात समझ में आया क्या? कहीं पर वो देखो C60 अरेंजमेंट्स, ठीक है, जो बकी बॉल हमने कहा, ठीक है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्म मतलब इन डिफरेंट स्टेट। ऐसा नहीं है कि कोई एकदम लिक्विड में मिल रहा है, कोई गैसेस स्टेट में मिल रहा है। बात क्लियर है? यस सर, क्लियर है। नेक्स्ट, डायमंड इज हार्ड बिकॉज इट हैज कोवेलेंट बॉन्ड, इट हैज कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्मिंग 3D नेटवर्क, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। बात समझ में आई क्या? यस सर, इतना तो क्लियर है। अभी तो इतना शार्प हो चुके होगे भाई। बात समझ में आ रहा है क्या? चलो, ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू, अभी तो पता है किस वजह से बेटा? ड्यू टू, है ना, आयंस तो होते नहीं। आयंस किस में होता है सर? आयंस तो इलेक्ट्रोलाइट्स में होते हैं। बात समझ में आए? इसके पास डीलोकलाइज्ड है, याद है क्या? एक कार्बन 3 कार्बन से बॉन्ड फॉर्मेशन में, है ना, एक कार्बन जो है 4 कार्बन बनाता है स्टेबिलिटी के लिए। यहाँ पे ग्रेफाइट की हेक्सागोनल ज्योमेट्री आप जब रेफर करोगे, अभी जो मैंने बताया आपको, एक कार्बन जो है वो 3 नेबर कार्बन से अटैच है, एक इलेक्ट्रॉन अभी भी फ्री है, उसी को हम बोलते हैं क्या बेटा? डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रॉन, जैसे समझो। बात समझ में आया क्या? नेक्स्ट, ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी बिकॉज इट हैज फ्री आयन? नहीं। इट हैज हाई मेल्टिंग? नेवर। इट हैज स्ट्रॉन्ग, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बट ये वजह नहीं है उसकी स्लिपरी होने का। इट हैज स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, इट हैज वीक फोर्सेस बिटवीन लेयर्स। इसके पास, अरे वीक फोर्सेस नहीं होंगे तो आप उसको नाइफ से कट कर सकते हो, स्लाइस कर सकते हो। यू कैन नॉट स्लाइस बाय यूजिंग सिंपल, है ना, मैकेनिकल नाइफ, दैट, है ना, मैकेनिकल कटर दैट यू कैन इजिली स्लाइस द ग्रेफाइट क्रिस्टल्स। आसान नहीं है भाई, तो वीक फोर्स रहेगा तभी आप उसको सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, वेल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन? कौन है भाई? डायमंड क्रिस्टलाइन फॉर्मेट है, ग्रेफाइट क्रिस्टलाइन फॉर्मेट है, फ्लोरीन क्रिस्टलाइन, तो अपने को मिल गया। चारकोल क्या है बेटा? अमॉर्फस। अमॉर्फस मैंने जो टिप्स दिए थे वो याद रखना, ठीक है। डायमंड, टेट्राहेड्रल, ग्रेफाइट अभी आपको हेक्सागोनल ज्योमेट्री बताया, फ्लोरीन ये अलग अलग ज्योमेट्री पे शीट फॉर्म में भी आता है,
ठीक है, अभी मैंने देखा कि बॉल शेप में भी आ रहा है, बट इसकी ज्योमेट्री है ना डिसाइड नहीं होती, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट जो है वो फिक्स नहीं है, ठीक है, इस वजह से अमोर्फस है। वेल नेक्स्ट, विच फॉर्म ऑफ कार्बन इज यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट? सर अभी तो आपने बताया है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट में ग्रेफाइट यूज किया जाता है, क्योंकि है ना ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन की स्पीड कम कर देता है। क्लियर, और जरूरत भी है, डिटेल में बताया मैंने। फिलहाल नेक्स्ट, विच वन ऑफ दीज फॉर्म्स कैन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट? अभी तो बताया बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में रिड्यूसिंग एजेंट में कौन यूज करते हैं? सर ग्रेफाइट, आपने तो बताया भी ग्रेफाइट का रिड्यूसिंग एजेंट में यूज किया जाता है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब समझ में आता है क्या बेटा? हाँ, रिड्यूसिंग क्या होगा, ये हमेशा समझो, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब इट टेक्स ऑक्सीजन, दूसरे का ऑक्सीजन खुद ले लेगा, तो दूसरे को रिड्यूस कर दिया, तो एजेंट क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। इट टेक्स ऑक्सीजन, है ना, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ अभी तक हम लोगों ने कर लिया। अब क्वेश्चन ये आता है इंपॉर्टेंट, यहां पे मैंने सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पीवाईक्यूज लिए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए बेस्ड ऑन द टॉपिक, जो भी टॉपिक हमारा उस टॉपिक पे जहां जहां पे इंपॉर्टेंट होगा, जैसे होगा बेटा वैसा हम उसको डिस्कस कर लेंगे। व्हाट आर एलोट्रॉप्स? ये एक अच्छा क्वेश्चन है ना, 2020 में आया हुआ है ना, पैंडेमिक में। एक्सप्लेन द क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन। क्रिस्टलाइन पूछा गया बेटा, अमॉर्फस नहीं पूछा गया, वैसे भी हमारे सिलेबस में क्रिस्टलाइन है ना। हाँ, बट इसका जो सब्सिक्वेंट लेक्चर है, जो हम चूंकि क्यों कंसेप्ट जो है B2A पे चलता है, बेसिक टू एडवांस, मतलब यहाँ पे बेसिक्स तो कवर होगा ही, एडवांस भी कवर होगा, मतलब हम इसके अमॉर्फस टाइप भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट वो सब्सिक्वेंट लेक्चर में है। फिलहाल तो कहा जा रहा है कि क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन विद एग्जांपल। तो सबसे पहले एलोट्रॉप्स को डिफाइन करते हैं। क्या है बेटा? डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टी। क्यों है भाई सेम केमिकल प्रॉपर्टी? क्योंकि कंपोजिशन सेम है। क्योंकि कंपोजिशन क्या है बेटा? सेम है। कंपोजिशन, अरे कार्बन ही के तो बने हैं, मैंने कई बार लेक्चर में बताया, जब केमिकल कंपोजिशन सेम रहेगा तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगा, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। क्यों? अरे डायमंड देख लो हार्ड है, ग्रेफाइट देखो सॉफ्ट है, डायमंड देखो इंसुलेटर है, ग्रेफाइट देखो कंडक्टर है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। बात समझ में आया क्या? इसका डायमंड का बॉइलिंग पॉइंट डेंसिटी 3.51 ग्राम पर सीसी है, इसका 2.21, बड़े डिफरेंसेस हैं, 2.21 2.26 जो मैंने भी आपको बताया। ओके ठीक है। अब नेक्स्ट क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन क्या होता है? एक्सप्लेन द क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन। क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन आर डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन। ग्राफीन भी है, बट ठीक है, अभी तक सिलेबस में आपको ये पढ़ना है। आपके एक एक मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे, कोई आपका एक भी मार्क्स लेके नहीं जाएगा, 2 मार्क्स का टेंटेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है ना, वाई इज डायमंड अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर? ये क्वेश्चन हो गया अच्छा दमदार, है ना, मतलब इसको अपन वैल्यू दे सकते हैं। कहां से? एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या है? इन डायमंड ऑल, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द कार्बन आर बिजी टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड विद इट्स नेबर कार्बन। दैट्स इट, खत्म। अब कोई है ही नहीं तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन है नहीं। लेकिन ग्रेफाइट का पढ़ते हैं। इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम यूजेस ओनली 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद इट्स नेबर, तो 1 इलेक्ट्रॉन रह जाता है, ठीक है। द 4th इलेक्ट्रॉन is free to move, making graphite is a good conductor of electricity। बात समझ में आई? यस सर, नोट करते जाना भाई। ये है 2022 का क्वेश्चन। एक्सप्लेन व्हाई डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंसेस ऑन द अर्थ। लेक्चर में बहुत डिटेल में बताया, बहुत डिटेल में बताया यहां पर, बट आपको लिखना कैसा, थोड़ा ये आपको आ जाएगा, ठीक है। ये डिसिप्लिन आ जाएगा, हाउ टू डिलीवर द करेक्ट वे, है ना, टू द क्वेश्चंस के आंसर जो है उसको कैसे करेक्टली प्रेजेंट किया जाए, ताकि आपके मास डिटेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 हो जाए, ठीक है। इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू नेबर 4 अदर कार्बन एटम्स, ठीक है, फॉर्मिंग अ रिजिड 3D नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स मेकिंग इट्स, है ना, एक्सट्रीमली हार्ड, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेल यहां तक क्लियर है बेटा? यस सर क्लियर है। नेक्स्ट, हाउ आर फुलरेन्स प्रिपेयर्ड? अभी तो मैंने बताया
ग्रेफाइट को हीट कर देना इनर्ट गैसेस के प्रेजेंस में, ठीक है, फ्लोरीन बन जाएगा। व्हाट मेक्स देम यूनिक अमंग अदर फॉर्म्स ऑफ कार्बन, इसे क्या दूसरे कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म से अलग करता है? फर्स्ट, फ्लोरीन्स आर फॉर्म्ड बाय हीटिंग ग्रेफाइट इन एन इलेक्ट्रिक आर्क, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैसेस। बोलो बेटा समझ में आया? यस सर, है ना। They are unique as they have no dangling bonds and form hollow cage like structure। अभी बाकी बॉल देखो उसमें क्या है, केज है। शीट भी बनाओगे तो वो भी है ना, शीट को फोल्ड किया तो वो भी केजेस बनाते हैं, ठीक है। तो ये इसे अलग करता है, ये इसे अलग करता है ग्रेफाइट से और डायमंड से और दूसरे ज्योमेट्री से, ठीक है। अब यहां पर जो है क्लियर, होप से यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद का जो लेक्चर होगा बेटा वो आपको जैसा कि मैंने कहा एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, और फिर हम ऐसे ही सभी लेक्चर्स आपको वहां पे अवेल कर देंगे, ठीक है। प्रिपेयर कर लो, 4 डालो एग्जाम को। चलो ठीक है, बाय, टेक केयर।